नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका जी बिजनेस में। वक्त हो चला है आपकी खबर, आपका फायदा का। देखिए, आजकल खबरों का सैलाब आया हुआ है हर जगह। जहां पर आप देखेंगे खबरें ही खबरें हैं। लेकिन इस खबरों के सैलाब में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर कहीं दब सी गई है, और ये खबर जुड़ी हुई है आपकी और हमारी जेब से। महंगाई, जी हाँ, जो सीधा इफेक्ट करती है आपको, हमको, हमारे परिवारजनों को। लेकिन महंगाई पर क्या बात हो रही है? लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कोरोना काल में कि आप हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, ताजा फल सब्जियां खाइए। लेकिन जब आप झोला उठाकर जाते हैं मार्केट या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तब आपको पता चलता है कि दरअसल थाली से जो है वो लगातार एक एक करके सब्जियां गायब हो रही हैं, दालें गायब हो रही हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है, वो है महंगाई। क्यों बढ़ रही है ये महंगाई? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इन सब में जो अचानक से दामों में आग लग गई है, उसके पीछे वजह क्या है? थाली से धीरे धीरे ये जो आइटम्स गायब हो रहे हैं, क्या गांव, क्या शहर, क्या महानगर, सब जगह आलू, प्याज, टमाटर रुला रहे हैं। हरी सब्जियों के रेट 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। एक महीने में इनके दाम में कई गुना का इजाफा हो चुका है, कुछ तो 2 गुना पहुंच चुके हैं। दालों का पारा और हाई हो गया है। अरहर, मूंग जैसी दालें 100 से 130 रुपए किलो बिक रही हैं। चीनी, चाय पत्ती, तेल सभी महंगे हो चुके हैं। सब पर महंगाई का तड़का लगा हुआ है। आखिर क्यों ये दाम बढ़ जाते हैं? क्या सरकार की इसमें कोई भूमिका है कि वो महंगाई पर काबू पा सके? आपको और हमें महंगाई से निजात आखिर कब मिलेगी? क्या है इसके पीछे की वजह? ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। आज हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। मेरे सहयोगी अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में मौजूद थे और उन्होंने ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश की और आम लोगों से और दुकानदारों से, विक्रेताओं से बात करने की जब कोशिश की, उसके बाद महंगाई का कौन सा रूप हमारे सामने आया है, जरा आप फटाफट से देख लीजिए हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट। और इसके बाद महंगाई पर करेंगे विस्तार से चर्चा अगले आधे घंटे में। मुंबई में मिशन बिगिन अगेन के बाद जब दुकानें खुलने लगी, तो जो कीमत है, चाहे वो तेल की हो, चाहे वो दाल की हो, वो बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ परेल में मौजूद हूँ। यहाँ मैं एक किराने की दुकान पर हूँ और इनसे जानूंगी कि पिछले कितने दिनों में रेट बढ़ा है तेल का, जो खाने वाले तेल है उनका। सर, सबसे पहले बताइए कि कौन कौन से तेल का कितना कीमत बढ़ा है? सनफ्लावर अराउंड 10 to 15 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीमेंट है। पाम ऑयल में अराउंड 10 रुपये, 10-12 रुपये का फ़र्क आया। और बाकी जो तेल ऑयल वगैरह, मस्टर्ड ऑयल, सारी चीज़ों में अराउंड 10 से 15 रुपये का फ़र्क आया था। ठीक है, तो जैसे आपने बताया सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब में 20%, 10% रेट बढ़ा है जब से ये शुरुआत हुई है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है सनफ्लावर ऑयल में। सनफ्लावर ऑयल पे वजह क्या है सर? मतलब आपको क्या लग रहा है? नहीं, वजह तो मुझे प्रॉपर नहीं पता है। वजह तो मुझे प्रॉपर नहीं पता है। कितने दिनों से? ये करीब 25 दिन या अराउंड 1 महीने से ये चल रहा है। आफ्टर लॉकडाउन जो है वो एक लगातार रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो जैसे आप बता रहे कि पिछले 25 दिन या 1 महीने से लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, इस पे कस्टमर कैसे रिएक्ट करते हैं? कस्टमर यहाँ पे कुछ समझ जाते हैं, किसी को लगता है कि शायद दुकानदार ज़्यादा पैसा ले रहा है। आफ्टर लॉकडाउन जो है, रीओपन होने के बाद दुकानदार ज़्यादा पैसा ले रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। रेट्स बढ़ के आ रहे हैं तो ऑफिशियली हमको रेट्स बढ़ानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि वजह, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, आप तक क्या वजह आ रही है ये सडनली जो इतना स्पाइक हुआ है रेट में? जहाँ तक मुझे पता है, शायद कुछ टैक्सेस का प्रॉब्लम है, कुछ टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर वो जो इम्पोर्टेड ऑयल जो आते थे उसको शायद बैन करने से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने ये सुना, ये ऑयल की दिक्कतें हैं। यहाँ मैं आपसे बात करके बताऊंगी कि जो दाल का कीमत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है वो मैं जानूंगी। सर, आप बताइए दाल की कौन कौन से दालों की कीमत बढ़ी है और पिछले कितने दिनों में? 15 से 20 दिनों में मूंग दाल, तुअर दाल और मसूर दाल, इसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। कितना बढ़ा है? 20 से 25 रुपये 20 से 25 रुपये पर केजी। जब यहाँ लोग खरीदने आते हैं तो आप उनको कैसे समझाते हो? क्योंकि सडनली बढ़ा है, जैसे आपने बताया 20-25 दिनों में ही इतना रेट बढ़ा है, उनको आप क्या बोलते हो और उनका क्या रिस्पॉन्स है? क्या वो खरीदते हैं? खरीदते तो हैं ही, और बोलने में क्या है, यही बोलते हैं कि मार्केट बढ़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं।
तो जैसे कि आपने दाल की कीमत सुनी कि बढ़ा है, 20-25 दिनों में दाल की भी कीमत बढ़ी है, जितने भी अलग अलग किस्म के दाल होते हैं, और जो भी आपको मैंने बताया कि जो खाने वाला तेल है उसकी भी कीमत बढ़ी है। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। आलू, प्याज और टमाटर, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जो हर आम आदमी अपने घर के लिए खरीदता है और लगभग हर किसी खाने में इन सब्जियों का यूज़ किया जाता है। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार के मार्केट में, और हम जो करंट वेजिटेबल प्राइसेस हैं उसके लिए यहाँ पर बात करने आए हैं। हम देखने आए हैं कि कितना यहाँ पे महंगा सब्जी बिक रही है। अगर हम 1 महीने पहले से कंपेयर करें आलू के दामों को, तो वो 30 रुपये किलो पहले आलू के दाम होते थे, लेकिन 1 महीने के बाद और अभी अगर हम फिलहाल प्राइसेस की बात करें तो यही आलू अभी लगभग 40 रुपये किलो बिक रहे हैं। दूसरे हाथ पर अगर हम टमाटर को देखें तो टमाटर भी 1 महीने पहले 40 रुपये किलो होते थे, लेकिन फ़िलहाल टमाटर 50 से 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। दूसरे हाथ पर अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज ने आम आदमी को एक बार फिर से रुलाने की शुरुआत कर दी है। 1 महीने पहले प्याज का दाम 40 रुपये किलो होता था और अभी प्याज का दाम लगभग 50 से 55 रुपये किलो बिक रहा है। ना कि सिर्फ ये सब्जियां, लगभग हर सब्जी के दाम में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। और भैया अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, 1 महीने में सब्जियों के दामों में काफ़ी बदलाव हुए हैं, तो आपको इसका कितना असर पड़ रहा है? मतलब क्या ग्राहकों ने, जितने भी ग्राहक हैं, क्या उन लोगों ने सब्जियां कम खरीदनी शुरू कर दी है, या कैसे फिलहाल लोग शॉपिंग कर रहे हैं? खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैनेज नाउ। किस तरह से मैनेज करेंगे? आप अगर टमाटर ऑनलाइन मंगाते हैं तो 80 रुपया है, आलू भी ऐसे ही, सब चीज़ें ऐसे ही। परेशानी तो है, क्योंकि टमाटर 80 रुपीज़, प्याज 50 है, जो कि नॉर्मली 30-35 तक था, और अभी 50 आलू जा रहा है। तो नॉर्मल इंसान के लिए आप सोचिए कितनी तंगी है, नॉर्मली लोगों के लिए कितनी तंगी है, आप ये सोचिए। सर, आप यहाँ पे सब्जी लेने आए हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हैं इन सब्जियों के। जहाँ तक आपके किचन के बजट की बात है, क्या इसने आपके किचन के बजट को हिलाया है? कम से कम लेना पड़ता है, क्या करें, किसी तरह घर तो चलाना ही पड़ता है। कम से कम सब्जी में काम निकालना पड़ता है। जहाँ 1 किलो लेते थे, आधा किलो 250 ग्राम में काम निकालना पड़ता है। तो जैसा आपने देखा, सब्जियों के दामों ने हर किसी के किचन बजट को हिला दिया है। जहां पहले 1 महीने पहले लगभग 200 रुपये की सब्ज़ी लेने पर लोग आराम से उसको खा सकते थे, लेकिन अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हम देखा गया है। लोगों का बजट 50 से 100 रुपये महीना बढ़ चुका है। और सब्ज़ी लोग जो सब्ज़ी बेच रहे हैं, उनका अनुमान है कि फेस्टिव सीज़न में भी सब्जियों के दाम बढ़े रहेंगे। और उम्मीद ये है कि लगभग 1 महीने के बाद, दिवाली ख़त्म होने के बाद, इन दामों में गिरावट देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, तो आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो महंगाई नाम की डायन है, इसका कोई इलाज है हमारे पास? क्या हम वाकई में सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कुछ इंटरफेयर करके महंगाई पर काबू पाएगी, या हम इसे नियति समझ लें, एक ऐसी नियति जो हर साल हमें इस तरह के महंगे खानों से रूबरू कराती है? हर साल किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी मौसम में हमारी थाली से जो तमाम आइटम्स हैं वो गायब हो जाते हैं। तो क्या हम इसे अब नियति मान लें और फिर वेट करें कि दाम अपने आप घट जाएंगे, चीजें पटरी पर वापस आ जाएंगी, या अब एक क्या वाकई में, क्या पॉलिसी लेवल पर क्या सरकारें कुछ कर सकती है? एक दीर्घकालीन क्या इसके लिए इस समस्या का निदान निकल सकता है? इस पर आज हम करेंगे चर्चा, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई बढ़ने के पीछे के कारण क्या है। क्योंकि अभी आपने जितने भी रिपोर्टर्स की स्टोरी देखी होगी, खुद ट्रेडर्स को नहीं मालूम है, विक्रेताओं को नहीं मालूम है कि महंगाई दरअसल में एक्चुअल रीजन क्या है। अलग अलग रीजंस बता रहे हैं, सप्लाई कम हुई है, लेकिन सप्लाई कम क्यों हुई है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, ये एग्जैक्टली साफ साफ तौर पर नहीं बता रहे। लेकिन आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दरअसल महंगाई के पीछे की वजह क्या है। राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आजादपुर मंडी पोटैटो ओनियन मर्चेंट्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। और हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, जो कि पूर्व कृषि सचिव हैं और एग्रो इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, कृषि मामलों के विशेषज्ञ तो हैं ही, साथ ही साथ कृषि से जुड़ी हुई जो आर्थिकी है उस पर भी सर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। सिराज सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा सर, सबसे पहले राजेंद्र जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे रिपोर्टर्स जब विक्रेताओं के पास जा रहे हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब्जियां महंगी क्यों हो गई हैं,
तो वो कह रहे हैं कि सप्लाई कम हो गई है, किसी का कुछ गोलमोल से जवाब है, स्थिति क्लियर नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में क्या स्थिति है सर, क्यों महंगी हो रही है सब्जियां? देखिए साहब, फल और सब्जी के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि इसका कुल एक ही कारण है और वो है बेमौसम की बरसात। ग्लोबल वार्मिंग के कारण करीबन बरसातें 15 दिन से 1 महीना लेट हो चुकी हैं हर साल पिछले 2-3 वर्ष से। और जब किसान अपनी फसल लगा चुका होता है जो आगे आनी है, उसके ऊपर बीज के ऊपर बोने के बाद बरसात पड़ती है और वो फसल ख़राब हो जाती है। साउथ में प्याज की फसल, टमाटर की फसल, आलू की फसल, तीनों फसलें बुरी तरह बर्बाद होती हैं जो आज से 3 साल पहले तक नहीं होती थी। सरकार को चाहिए कि वहाँ के किसानों को, साउथ के जो 6-7 राज्य हैं उनके लिए एक नई सिस्टम बनाए, उन्हें समझाए कि आप किस टाइम आलू, प्याज, टमाटर को बुआई करें, कब बरसात आएगी। ऐसी ऐसी मशीनें और ऐसा साइंस तरक्की कर चुकी है कि 3 से 6 महीने पहले की प्रेडिक्शन आम तौर पे हो जाती है कि बरसात कब होगी। बिल्कुल, अगर सरकार बरसात की सही प्रेडिक्शन किसानों को देने लग पड़े और वो उसी ढंग से बुआई करें जिससे उनकी बोया हुआ सामान या जो तैयार सामान है, इस वक्त पिछले अगस्त आखिर से लेके लगातार साउथ में बरसातें हो रही हैं। जो फसलें तैयार होकर निकलनी थी वो खेतों में ही ख़त्म हो रही हैं। उसमें आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है। तो इन हालात में जब चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी तो महंगाई तो आएगी। ये सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है सर, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि बारिश की वजह से क्योंकि किसानों की फसल को नुकसान हुआ है और उससे सप्लाई पर असर पड़ा है, इसलिए सब्जियों के दाम, फलों के दाम, हम उनमें बढ़ोतरी देख रहे हैं। मैं आऊंगा सर आपके पास। सिराज सर, सर एक सेकंड, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं आऊंगा सर आपके पास। राजेंद्र जी, मैं फटाफट से इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ले लेता हूं सर, सिराज जी से भी ले लेते हैं, उसके बाद आता हूं सर आपके पास। सिराज सर, आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या वाकई में सिर्फ बारिश को हम एक कारण मानकर, और बारिश की जब हम बात करते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं सीमित कर देते हैं सब्जियों में और फलों में, लेकिन दालों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, एडिबल ऑयल के दाम आप देख रहे हैं लगातार बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ये महंगाई का कनेक्शन कहां आपको रूट कॉज नजर क्या आता है सर? देखिए, दालों के मामले में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो सरकार के कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं बुआई के क्षेत्रफल के और जो ट्रेड के एस्टिमेट है उसमें फर्क है। उसकी वजह से ट्रेड एस्टिमेट जो उत्पादन का है वो सरकार के एस्टिमेट से काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि ये कारण है दालों में जो हम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देख रहे हैं, उसका कारण ये है। और दूसरी बात एक ये भी है कि कई सालों से दालों के और कई और कृषि उत्पादों के दाम काफी गिरे हुए थे, तो वो पिछले 1 साल से उसकी थोड़ा रिकवरी शुरू हुई है। अदरवाइज आपके चैनल पे भी कई प्रोग्राम आए कि किसानों को मुनासिब दाम ही नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक काफी मुश्किल काम है सरकार के लिए, किसानों के दामों को और कंज्यूमर के दामों को बैलेंस करने का। ठीक है राजेंद्र जी, मैं फटाफट से अब आपके पास आना चाहूंगा। मुझे आप ये बताइए राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि चलिए बारिश की वजह से जो है सप्लाई पर असर पड़ा है, लेकिन जो किसान जैसे कैसे अपनी फसल बचा पाए हैं, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है सर, जो एक आम उपभोक्ता एक सब्जी की दुकान पर जाकर जो रेट दे रहा है, मेरा कंसर्न ये है सर कि क्या वो उत्पादन करने वाले किसान तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। इस वक्त दिल्ली में प्याज होलसेल में बिक रहा है 30 से 35 रुपए और नासिक की मंडियों में बिक रहा है 35 से 40 रुपए, मतलब वहाँ 5 रुपए तेज है। यहाँ वो प्याज जो किसान मंडी से, नासिक की आप मंडियों के आज रेट उठा लें और दिल्ली की मंडियों के रेट उठा लें, यूपी की मंडियों के रेट उठा लें, हरियाणा के, तो वो रेट आपको कम मिलेंगे और जो नासिक, महाराष्ट्र में, एमपी में किसानों को दाम मिल रहे हैं वो अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2-4 दिन से जब भी बरसात साउथ में होती है तो महाराष्ट्र और एमपी वाले किसान अपना माल मंडियों में लाना कम कर देते हैं, जिससे रेट बढ़ जाते हैं। उन्हें भी उम्मीद होती है कि हमारा प्याज तेज रेट में बिकेगा। तो ये कारण है। अगर बरसात में फसल खराब ना हो तो किसान लगातार माल मंडियों में लाएगा
और किसानों को आजकल वो पहली बातें नहीं है, ये लगातार जब भी कोई बात कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। देश में आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है। ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं का भी किसान को कोई लूट ले। महाराष्ट्र से कुल 5 रुपये 6 रुपये का खर्चा आता है, और जो महाराष्ट्र में रेट निकलता है होलसेल का, वही सारे जो देश की मंडियां हैं वहाँ से वहाँ तक का जितना खर्चा आता है, और ₹1.8 किलो फालतू में मिलता है। परंतु कंज्यूमर को तेज जो मिलता है, वो कंज्यूमर का जो ओवरहेड है, कंज्यूमर का जो प्रॉफिट है, वो उसके कारण रिटेल में और तेज मिलता है। हमेशा रिटेलर मार्जिन जो है वो यहाँ से जब ले जाता है उसके ऊपर खर्चा आता है, फिर जिसने 1000 रुपये की सब्जी बेचनी है, 2000 की बेचनी है, वो 500-700 उसमें कमाएगा भी। तो 25-30% तो रिटेलर फालतू बेचेगा ही बेचेगा, 40% फालतू बेचेगा। ये फैक्ट है, ये बताने की जरूरत है, इस पर शोध करके उनको बताया जाए। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ इतने की बिकती है और शहरों में इतनी बिक रही है, नहीं। शहरों की होलसेल मंडियों में और गांव की होलसेल मंडियों में इतना ही डिफरेंस होता है जितना वहां से वहां तक का खर्चा होता है, ₹1.8 किलो फालतू। ठीक है सर। मेरी एक बात थी कि मैं एक देश के वैज्ञानिकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये फसलें हैं तीनों, इनके ऊपर कुछ ऐसा शोध करके करें कि प्याज पानी में 2-4 दिन खराब ना हो, टमाटर पानी से जैसे बरसात होती है तो नीचे झड़के ना गिरे, आलू जो है वो सड़े ना 2-3 दिन, तो देश में कभी भी फल सब्जी की कमी नहीं होगी। दूसरा, देश में सरकार कोशिश करे कि मैक्सिमम जो किसान लोग हैं, ठीक है सर, वो ग्रीन हाउसेस लगाएं, आप सर समाधान पे आ गए हैं, पैदा करें। मैं आऊंगा सर आपके पास। समाधान का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और विस्तार से समाधानों पर भी उस पर जिक्र करूंगा। मैं थोड़ा सा अभी मैं पेन पॉइंट पकड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि एक आम उपभोक्ता समझना चाह रहा है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, रिटेलर्स को भी अपना मार्जिन कमाना है, और आप कह रहे हैं कि किसानों को भी उनका वाजिब हक मिल रहा है, लेकिन फिर आम उपभोक्ता का क्या वो उसे नियति समझ ले? सिराज सर, मुझे आप ये बताइए, राजेंद्र जी बहुत सारी दलीलें भी दे रहे हैं और उनकी दलीलों में कहीं ना कहीं दम नजर भी आता है, लेकिन मुझे आप सर ये बताइए, क्या एक आम उपभोक्ता, चाहे वो बारिश का रीजन हो, चाहे अब लॉकडाउन में सप्लाई चेन व्यवस्था जो प्रभावित हुई है उसका आप कोई भी लॉजिक लगा लीजिए, आज एक लॉजिक मिलेगा, कल दूसरा लॉजिक मिलेगा। राजेंद्र जी जैसे जो लोग हैं जो बड़ी बड़ी एग्री बॉडीज में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है उनके पास उनके लॉजिक्स हैं, लेकिन एक आम उपभोक्ता क्या करे सर? नियति मान के बैठ जाए? नहीं, देखिए, आम उपभोक्ता तो जाहिर है कि इसमें कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही आप फरमा रहे थे कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में काफ़ी फ़र्क है, और ख़ास तौर से बड़े शहरों में। और उसकी वजह ये है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बॉटलनेक्स हैं, मंडियों के टैक्सेस हैं, मंडियों में कमीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसकी वजह से जो पैसा, यानी कि अगर ₹1 अगर कंज्यूमर पे कर रहा है, तो सब्जियों के मामले में किसान को उसमें से 30 पैसे मिल रहे हैं, 70 पैसे बीच में मिडलमैन ले रहे हैं। तो इसको सरकार ने कोशिश की है, ये जो नए कानून आए हैं, ये इसी दिशा में ये कोशिश है कि बीच में जो काफ़ी मिडलमैन की लंबी चेन है वो कम हो। लेकिन खाली उससे नहीं होगा, इसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और नए तौर तरीके ट्रांसपोर्टेशन के चाहिए, हमें स्टोरेज के नए तरीके चाहिए। प्याज में आज भी वही स्टोरेज है जो पिछले सालों से होता आ रहा था, कोई मॉडर्नाइजेशन उसमें नहीं हुआ। तो इन सब वजूहात से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है सब्जियों के दाम। सर आज की डेट में, सिराज सर, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सिराज सर, लेकिन आज की डेट में ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है सर, आज की डेट में आप डिमांड सप्लाई महंगाई से जोड़ते हुए किसी बच्चे से भारत से पूछ लेंगे कि इसका समाधान क्या है, वो कहेगा स्टोरेज आप सुधारिए अपना। अगर आपने स्टोरेज, मैं कहता हूं सर ये रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये सर ये प्रॉब्लम कहां है? हम अपनी स्टोरेज व्यवस्था अगर नहीं सुधार पा रहे हैं, हम स्टोरेज चेन नहीं बना पा रहे हैं अपनी, इतना छोटा सा एक परिवर्तन हम नहीं ला पा रहे हैं सर, तो हम फिर हम बड़े परिवर्तन की तो बात ही ना करें। सिरा सर, दिक्कत कहां पर आती है?
नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। देखिए, आलू के केस में अगर हम देखें तो देश में पर्याप्त कैपेसिटी है आलू के स्टोरेज करने के लिए। कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी यूपी में, पश्चिमी बंगाल में और राज्यों में काफी है। इस साल जो आलू के दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह यह है कि आलू का उत्पादन कम हुआ, उसमें स्टोरेज फैसिलिटी उसका कारण नहीं है। कुछ और चीजों में स्टोरेज कैपेसिटी की कमी कहीं कहीं है और उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खाली स्टोरेज कैपेसिटी कम होने की वजह से सारी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये भी समझने की है कि जो पेरिशेबल सब्जियां हैं हर एक को स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। टमाटर को आप चाहे कोई कैपेसिटी बना लें, आप टमाटर को बहुत दिन स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके काफी कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं और जैसा कि कहा गया कि उसमें कई तरह की इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड है। खाली इस पे ऐसा नहीं है कि हम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो दाम कम हो जाएंगे। ठीक है सर, अब दाम कम करने के और क्या क्या विकल्प हैं, और सरकार, जैसा मैंने शुरुआत में हमने इस चर्चा की शुरुआत में कहा था कि सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है। राजेंद्र जी की तरफ से बहुत सुझाव आए हैं, इन सुझावों को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, फटाफट लौट रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी की थाली से तमाम आइटम्स गायब हो रहे हैं, दालें गायब हो रही हैं, कम हो रही हैं, लोग मजबूरी में खरीद तो रहे हैं, लेकिन एक तो लॉकडाउन की मार, ऊपर से महंगाई का हंटर, ये जो डबल अटैक हो रहा है आम आदमी की जेब पर, इसका समाधान क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान। मैं राजेंद्र जी फटाफट से आपके पास आना चाहूंगा। राजेंद्र जी, अब सीधी सीधी बात, बिना लाग लपेट के, आप बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, मंडी के कामकाज को, तौर तरीके को समझते हैं, सप्लाई चेन को भी समझते हैं और उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी आप जानते हैं कि कितना हद तक हो सकता है, नहीं हो सकता। एक आम उपभोक्ता सर, आप जैसे लोगों से आज पूछता है कि सर हमारी सरकार क्या वाकई में कुछ कदम उठाकर आम उपभोक्ता को राहत दे सकती है या नहीं? सर देखिए, जहाँ तक हमारे अभी मित्र ने कहा कि मंडियों के टैक्स हैं, वो तो आपको पता है कि अभी नया कानून पास हुआ है, पहले भी ऐसे कोई टैक्स नहीं थे और वो जो टैक्स मंडियों से बाहर माल बिकता है उनके ऊपर ख़त्म कर दिया गया है। और फल और सब्जी के ऊपर सन 2013 में ही कांग्रेस सरकार ने सारे टैक्स ख़त्म कर दिए थे। आज बात ये है कि जैसे आपने स्टोर की बात कही, आलू के लिए कोल्ड स्टोर बाकी उन्होंने ठीक कहा, काफ़ी हैं देश में, परंतु प्याज के लिए स्टोर अभी तक लोगों की मेंटालिटी नहीं बनी है बनाने की, क्योंकि प्याज सस्ती आइटम है और उसमें जो कोल्ड स्टोर बनता है उसके ऊपर लागत बहुत ज़्यादा है और उस लागत का प्याज स्टॉक करके खर्चा भी नहीं निकल सकता, ब्याज भी नहीं निकल सकता। आज देश में सरकार ने तो बहुत बड़ा एफर्ट कर रखा है कि 50 से 60-70% तक अगर आप कोल्ड स्टोर बनाते हैं तो सरकार सब्सिडी देती है और स्टोर लग भी रहे हैं हर चीज़ के, परंतु व्यापारी तभी तो लगाएगा जब फाइनेंशियली वायबल होंगे, उसे उसमें से 2 पैसे की आमदन होगी। व्यापारी महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसमें से उसे मुनाफा हो जाता है, खर्चा निकल आता है, परंतु आलू प्याज जैसी चीज़ों में करोड़ों रुपए का स्टोर लगा के, 5, 7, 10 करोड़ का स्टोर लगा के उसका इंटरेस्ट भी निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर आदमी इन स्टोरों को लगाता नहीं है, जो लगा रहे हैं वो परेशान घूम रहे हैं। इसलिए जो सब्सिडी 70% तक देने के समाधान बताइए। 70% सब्सिडी देने के बाद भी, अगर 70% देने के बाद भी सब्सिडी में स्टोर नहीं लग रहे तो वो एक अपनी मजबूरी रही है। परंतु सरकारें अगर कहीं पर भी रिटेल मार्जिन के ऊपर कोई कानून बना सकें, क्योंकि जो भी
डिफरेंस दिखता है वो होलसेल, जैसे दिल्ली की होलसेल मार्केट है, आज प्याज उसमें बिका है 25 रुपए से लेके 35 रुपए, पर आपको जाकर मंडियों पे प्याज जो है वो मिलेगा 40 रुपए से 50 रुपए। तो वो एक डिफरेंस के ऊपर सरकारों को बहुत साल से कह रहे हैं कोई स्टडी करके इस पे रिटेलर मार्जिन पे कोई पॉलिसी लाइए, वो पॉलिसी अभी तक बन नहीं पा रही है। अच्छा, ठीक है। होलसेल में तो जो रेट है पूरे देश में करीबन एक जैसे होते हैं। ठीक है सर, ओके सर। अब मैं फटाफट से सिराज सर आपके पास आना चाहूंगा। सर ठीक है, हमने फल सब्जियों की बात हमने की, चलिए ठीक है। अब दलहन तिलहन का विषय तो ऐसा है सर कि अब उसमें हमारी निर्भरता ही इंपोर्ट पर है ना। अब सॉल्यूशन ये दिया जाता है सर कि अगर आप एमएसपी बढ़ा दें, किसानों को आप एनकरेज करें ज्यादा एमएसपी के साथ, तो हो सकता है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। क्या ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है सर? देखिए, इसमें सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है दलहनों के, और उससे पहले भी जो सरकार थी आखिरी साल में दलहनों के एमएसपी में काफी इजाफा किया गया था और हमारा उत्पादन बढ़ा भी है। हम 25 मिलियन टन तक पहुंच भी गए थे, यानी कि 18 मिलियन टन होता था अगर आपसे आप 7-8 साल पहले देखें, तो उसको बढ़ा के 25 मिलियन टन तक किसान ले गए हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो सबसे अच्छे राज्य हैं कृषि के क्षेत्र में, सिंचित जमीन है, वहाँ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं फार्मर्स की, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह, वो कोई दालें नहीं उगाते, वो सिर्फ गेहूं और धान उगाते हैं क्योंकि उसको सरकार एमएसपी पे खरीदती है। और दालों के केस में हमने देखा कि अक्सर व बेशतर पिछले 3-4 साल का अगर हम डेटा देखें तो एक साल छोड़ दें, दालों के दाम एमएसपी से बहुत नीचे रहे हैं। तो किसान दालों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमें बेहतर बीज चाहिए, बेहतर हमें एक्सटेंशन वर्क चाहिए। दालों का उत्पादन देश में बढ़ सकता है, लेकिन हमें कुछ सालों तक या तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के जरिए या एमएसपी के जरिए दालों की खरीद करके किसानों को एक अच्छा दाम देना पड़ेगा। ठीक है सर, किसानों को, जाहिर सी बात है, जब खेत में फसल बचेगी और उस फसल को उगाने वाला सुरक्षित अपने आप को मानेगा, खेती को फायदे का धंधा जब मानेगा, जब एक आम किसान को लगेगा कि हाँ जो उत्पादन कर रहा है उसके वाजिब दाम सरकारों से, मंडियों से, बाजारों से, ग्राहकों से, पूरी सप्लाई चेन में अच्छे दाम उसको मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो एनकरेज होगा उत्पादन बढ़ाने का। और उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये महंगाई की समस्या भी धीरे धीरे करके, जैसे दोनों हमारे जो गेस्ट हैं वो भी उनकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि दीर्घकालीन, एकदम शॉर्टकट कुछ नहीं है इसका, एक दीर्घकालिक नीतियां हर स्तर पर बने तो फिर महंगाई से हम लॉन्ग टर्म में मुकाबला कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बातें तो और भी करनी थी, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। सिराज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज आपकी खबर आपके फायदे में इतना ही।